हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन का, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और फ्री बॉडी डायग्राम। आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि ये लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जिसमें फोर्सेस तो होंगी बट बॉडीज मूव नहीं करेंगी। ओके, ऐसे न्यूमेरिकल्स। तो आज का लेक्चर काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज नीट में आज के लेक्चर से मतलब कई सारे क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा। तो आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर फुल टू फुल न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है। बस हमारी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं रहने वाला है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने इम्पल्स के कई सारे फार्मूले देखे, वैसा कुछ अब की बार नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। उससे पहले मैं आपको कुछ फोर्सेस का रिवीजन कराना पसंद करूंगा। आप करना पसंद करेंगे उसका मुझे नहीं पता, बट मैं कराना पसंद करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ फोर्सेस के बारे में। सबसे पहला होता है वेट फोर्स, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था। दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट में वेट का फोर्स लगेगा ही लगेगा, अंटिल क्वेश्चन में बोल दे कि वेट का फोर्स नेग्लेक्ट करो, ठीक है, तब तक लगेगा। जैसे ये हमारा ब्लॉक है, कहीं भी रखा हुआ है, तो वेट का फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है और वर्टिकली लगता है, कभी भी ऐसा ऐसा वैसा ऐसा नहीं लगता है। वेट का फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है, दैट इज mg से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये हो गई पहली इंपॉर्टेंट बात। अब अगली इंपॉर्टेंट बात आती है, सपोज ये कहीं ऐसे पे रखा हुआ हो, तब चाहे जहां रखा हुआ हो फोर्स नीचे की ही तरफ लगेगा। चाहे इसको ऐसे रख दो तभी भी नीचे लगेगा, चाहे इसको यहां पर रख दो तो भी नीचे ही लगेगा, चाहे जहां रख दो ब्लॉक को, वेट का फोर्स हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। दूसरा फोर्स हमने देखा था टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग को लेते हैं हम लोग आइडियल। आइडियल बोले तो उसका मास कुछ भी नहीं होगा और फ्रिक्शन भी कुछ भी नहीं होगा, फ्रिक्शन एब्सेंट है, ठीक है। खैर फ्रिक्शन अगर आज एब्सेंट होता तो हम चल नहीं पाते, ऐसा होता, हाँ बताएंगे आपको, ठीक है। फ्रिक्शन ही ऐसी फोर्स है जो गाड़ी को चलाती है, आपको चलाती है, सबको चलाती है। फ्रिक्शन इतनी बड़ी पावर है उसके पास, बताएंगे बाद में, छोड़ो। तो स्ट्रिंग कोई भी हम लोग लेते हैं, कोई भी, सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है, इससे एक बॉब लटक रहा है, तो इस स्ट्रिंग में हम लोग टेंशन को ऐसे दिखाते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है टेंशन। सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर टेंशन लगेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो नीचे टेंशन लगेगा, ऐसा, ठीक है। खैर यहाँ तो अभी सीलिंग है तो यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। तो टेंशन फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, और इसके पास पुलिंग टेंडेंसी होती है। पुलिंग टेंडेंसी मतलब खींचने की टेंडेंसी, ये हमेशा ऑब्जेक्ट को खींचेगा। कभी ऐसा देखा है क्या कि सीलिंग से किसी को लटका दिया और वो धक्का दे रहे तो गिर जा गिर जा गिर जा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन फोर्स। तीसरा आता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगता है? नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल रिएक्शन आता कब है? जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं। वरना आप ही सोचो मैं बोर्ड को मार रहा हूं तो मेरा हाथ बोर्ड के अंदर चले जाना चाहिए। बोर्ड में को रोक रहा है ना, क्यों रोक रहा है? क्योंकि उसके पास फोर्स है। कौन सी फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स कौन सी? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई भी ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है तो नीचे की तरफ अगर mg लग रहा है तो ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। या हमारे पास सपोज ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है और आपने यहाँ से कोई फोर्स लगा दिया तो यहाँ से लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या लग जाएगा? यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया? चलो अब दूसरा कंसेप्ट हमने देखा था कि सपोज हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो गया और ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो गया और ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? मैंने बोला सेंटर से पास होते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। सेंटर से पास होता है इन केस ऑफ सर्कल। ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई हैं। जो लोग को लग रहा है मैं एकदम भाग रहा हूँ, लोग पहला लेक्चर का नोट्स निकाल लें, या नोट्स नहीं बनाया तो देख लो, पहला लेक्चर बना लो, और क्या दिक्कत है ना। चौथा फोर्स और लास्ट फोर्स हमने कौन सा देखा था? स्प्रिंग फोर्स। इसी पर पूरा लेक्चर हमने खत्म किया था। स्प्रिंग फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं kx से। k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और x होता है एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। कितना स्ट्रिंग एक्सटेंड हुई वो होता है। f डिपेंड करता है x पे, जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब जितना ज़्यादा एक्सटेंड करोगे स्प्रिंग को उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको रिस्टोर करने के लिए। तो f डिपेंड करता है x पे, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज k, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आई इतनी बातें? तो आज का लेक्चर छोटा रहेगा थोड़ा सा। आज हम लोग सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे और हम लोग थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके ऊपर। फिर अगले लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे स्प्रिंग बैलेंस और साथ ही में स्प्रिंग फोर्सेस को, ठीक है। बट उससे पहले आपको अगर आज का फ्री बॉडी डायग्राम और छोटे मोटे न्यूमेरिकल समझ में आ गए तो बेटर रहेगा वो लेक्चर, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए, अच्छे से आ गया। इसका नोट्स मत बनाओ, ये तो लिखे हो ना ऑलरेडी, तो इसका बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब शुरू करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। चलिए
सो व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर उसको हम लोग स्टडी कर लेंगे। डेफिनेशन का कोई मतलब तो होता नहीं है, बट नोट्स लिखते समय थोड़ा अच्छा लगता है। तो FBD कभी बोलूंगा तो बुरा मत मानना, उसका मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ही होगा। तो व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, अ डायग्राम शोविंग ऑल द फोर्सेस। ये अगर आपको बनाना आ गया ना, मैं बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ, मैकेनिक्स के आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यूँ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अ डायग्राम शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी और रिवाइज भी करते रहना। मुझे यकीन है आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आधे से ज़्यादा कंसेप्ट भूल गए होगे, मोल कंसेप्ट का स्टोकियोमेट्री, एम्पिरिकल फार्मूला, ये सब भूल गए होगे। रिवाइज करते रहना, ठीक है। फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी यूजिंग एरोज कंसिडरिंग द बॉडी एज अ पॉइंट मास। सबका मतलब बताऊंगा, एक एक मतलब बताऊंगा जो जो डेफिनेशन में लिख रहा हूं, ठीक है। कंसिडरिंग द बॉडी एज अ पॉइंट मास is called free body diagram of the body is called। अब यहाँ पे बॉडी बोल रहा हूँ मतलब ह्यूमन्स ही नहीं, यहाँ बॉडी मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल दो या बॉडी बोल दो, जो भी बोलना हो बोल दो। तो एक डायग्राम जिसमें सारे फोर्सेस दिखे, एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं वहाँ पे रख दूँ, सपोज यहाँ पे मेरे पास बुक है, ठीक है मेरे पास सच में बुक है, बुक लेकर रखता हूँ मैं अपने साथ, और इस पर मैं अपना मार्कर रख दूँ, तो इसके मार्कर के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, उस फोर्सेस को, उन फोर्सेस को दिखाने के लिए जो मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे हमारे पास टेबल है और टेबल के ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक जिसका मास है m, ये हो गया हमारा। तो अ डायग्राम शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, एक तो ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्योंकि कांटेक्ट में है, ठीक है। अभी नई बातें हैं, थोड़ा डिफिकल्टी होगा, मुझे भी हुआ था, जनवरी में जाके मुझे न्यूमेरिकल समझ में आना शुरू हुए थे, बताऊंगा आपको बाद में। तो इसी तरीके से घबराना नहीं है आपको, आपसे भी हो सकता है डिले हो, देर है बट अंधेर नहीं होनी चाहिए, आज नहीं तो कल आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। एक्टिंग ऑन अ बॉडी यूजिंग एरोज, देखो मैंने एरो से दिखाया है। कंसिडरिंग द बॉडी एज अ पॉइंट मास, यहाँ पे हमारा ये डायग्राम गलत हो गया, क्या ये FBD है, नहीं है। इसमें हम लोग बॉडी को पॉइंट मास कंसीडर करते हैं इस तरीके से। अब पॉइंट मास क्यों कंसीडर करते हैं, देखो जैसे सपोज हम, मेरी बॉडी है, तो आप मुझे बताओ क्या मेरी बॉडी में पूरा मास एक ही जगह पर है या पूरी बॉडी में फैला हुआ है। कुछ लोग सोच रहे इस बात को भी, अरे इस बात को भी सोचोगे, क्या करोगे ऐसे सोचोगे। देखो कुछ मास मेरे हाथ में है, कुछ मास इस हाथ में है, कुछ मास पैर में, कुछ मास सर में, मतलब पूरी बॉडी में मास जो है वो स्प्रेड है। तो अगर अपने आप को मैं इतना बड़ा बॉडी बताऊंगा तो mg तो एक जगह पर लगेगा नहीं फिर, क्योंकि मास तो हर जगह है, फिर तो हर जगह mg लगेगा। तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि एक पॉइंट मास है और mg सिर्फ इसी पर लगेगा, झंझट ही खत्म। तो ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर एरो नीचे एरो। ऑब्जेक्ट अगर नहीं चलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लगने के बाद भी अगर ऑब्जेक्ट नहीं चलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और इसको, इसमें जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। इसको फील कर लो कि अगर, बताओ अगर नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर नहीं है तो इसका मतलब mg ज़्यादा है नॉर्मल रिएक्शन कम है, या नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है mg कम है। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है तब तो ब्लॉक को ऊपर चले जाना चाहिए, और अगर mg ज़्यादा है तब तो ब्लॉक को नीचे धंस जाना चाहिए। बट ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन mg बराबर है। अब आप बोलोगे मैं मास बढ़ाता हूँ, मतलब मैंने एक मार्कर रखा तो भी कुछ नहीं हो रहा था, बड़ा सा ब्लॉक रख दिया तो भी कुछ नहीं हो रहा था। तो आप पहला लेक्चर देखो जहां मैंने बताया है नॉर्मल रिएक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो अपने आप की वैल्यू को एडजस्ट करते रहता है कंडीशन के हिसाब से। छोटा ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी वैल्यू छोटी रहेगी, बड़ा ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, एक लिमिटिंग वैल्यू होती है वहां तक, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, बताऊंगा मैं आपको। जैसे सपोज ये रस्सी है, ठीक है, रस्सी ने बहुत साथ दी है, तो रस्सी पे अगर मैं किसी भी सपोज मार्कर को टांग दूं, इंक बॉटल को टांग दूं, बुक को टांग दूं, मोबाइल को टांग दूं, मोबाइल को टांगा भी है, तो टांगने के बाद भी लोग गिरते नहीं है ना। तो आप बोलोगे अब कि मार्कर हल्का है, मोबाइल भारी है, ये तो ये सब इसीलिए
क्योंकि रस्सी में जो टेंशन है वो एडजस्ट होते रहता है। जब मैं हल्का ऑब्जेक्ट टांगता हूँ तो उसके अंदर टेंशन हल्का रहता है, भारी ऑब्जेक्ट टांगता हूँ टेंशन भारी हो जाता है, ऐसा होते रहता है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो जब फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं चलता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इसी की आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, नोन एज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज। तो इस कंडीशन में ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, दाएं वाला फोर्स बाएं वाले फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, मतलब वर्टिकली जो दो अपोजिट फोर्सेस होंगे वो बराबर होंगे, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, कैसे भी हो, बट दो अपोजिट फोर्स इसमें बराबर होंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। चलो तो एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे उसका आंसर बताओ कि ये मेरे पास देखो एक स्ट्रिंग है और इस पे एक ऑब्जेक्ट टंगा हुआ है 5 kg का। तो क्वेश्चन ये है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी ये आप लोग पता करो। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग में, इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको इसका एफबीडी बनाना होगा। तो 5 kg को सबसे पहले पॉइंट मास अज्यूम कर लो। ठीक है, तो नीचे लगेगा mg, m कितना है 5, तो नीचे फोर्स लगेगा 5g, ऊपर लगेगा टेंशन। अरे टेंशन पुलिंग फोर्स है ना, तो 5 kg को खींचेगा तो ऊपर की तरफ लगेगा ना, तो ये हो गया ऊपर की तरफ टेंशन। तो ऑब्जेक्ट अभी चल नहीं रहा है, ये नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब टेंशन जो है ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर है। तो मतलब टेंशन जो है वो 5g के बराबर है। g की वैल्यू 10 पुट कर लो, 50 न्यूटन आ जाएगा टेंशन आंसर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछ सकता है आपसे, नीट में देखो कुछ भी आ सकता है, इतने हलवा सवाल भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को देखो कितना घुमा के पूछ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर कुछ और एफबीडी बनाते हैं। टेंशन मतलब एफबीडीज बनाएंगे आज, तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर इसी क्वेश्चन को देखो कितना 3 तरीके से पूछ सकता है वो बताता हूँ। चलो 3 फालतू क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, बस क्या है घुमा के पूछा है तीनों में। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका आंसर दे दोगे, प्लीज दे दो इसका आंसर। ठीक है, जिसने मतलब इसका आंसर दे दिया समझ लो उसका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, क्योंकि अब इसके बाद इससे हार्ड चीजें आएंगी। सबसे हलवा जो एक्सपेक्ट आप कर सकते हो ना, इस पर्टिकुलर लेक्चर से जो सवाल आएंगे उससे सबसे हलवा सवाल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो यही है। ठीक है, नीट में आते हैं, नीट में आपको मैं अगले लेक्चर में प्रूफ करके दिखाऊंगा कितने इजी सवाल आए हैं। पिछले ही साल अभी देख लो कितना ईजी क्वेश्चन आ गया है ना। चलो देखो, ऐसे ही थोड़ी ना कंपटीशन आ ही रहता है। तो पहले ये वाला कर लेते हैं ना, ये वाला भी किए थे। 30 kg का यहाँ पे बॉब लटक रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 30g लगेगा, एफबीडी बना रहे, ये हो गया हमारा बॉब। बॉब के नीचे लगेगा 30g, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर होगी टेंशन, तो टेंशन होगी 30g के बराबर। तो g की वैल्यू 10 रख लो, तो देखो टेंशन की वैल्यू आ गई 300 न्यूटन, आंसर आ गया। सेम टू सेम इक्वेशन सब में बनेगा, अब तो कर ही सकते हो। इसमें बोला है टेंशन स्ट्रिंग में 5 न्यूटन है, तो ये हमारा बॉब है, बॉब के नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन, कोई कहीं से हिल नहीं रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो T बराबर mg होगा। T है यहाँ पे 5, M है यहाँ पे m, G की वैल्यू है 10, तो M की वैल्यू आ जाएगी 0.5 kg, मतलब 500 ग्राम। आधा किलो का मास यहाँ पे लटक रहा है, इसलिए टेंशन में स्ट्रिंग में टेंशन आया 5 न्यूटन। अगर इस स्ट्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम टेंशन, याद रख लो, नहीं भी याद रखते हो तो चलेगा, 6th चैप्टर में आएगा आपको ये। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम टेंशन, इसमें अगर मैक्सिमम टेंशन 360 है तो बताओ कितना मैक्सिमम मास वो होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे हमने इसका एफबीडी बनाया, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन, तो टेंशन बराबर होगा mg के, t है यहाँ पे 360, m है m, g की वैल्यू 10, 0 0 गया, तो मतलब 36 kg ये होल्ड कर सकता है। इससे अगर 1 ग्राम भी बढ़ाया तो स्ट्रिंग फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सवाल थे। कुछ लोग गुस्सा हो रहे कि इतना इजी सवाल क्यों करा रहे हो, डोंट वरी, लाता हूं मैं आपके लिए एक हार्ड सवाल। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन पता करना है कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है, बट फ्रिक्शन में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। मतलब ये स्ट्रिंग तो नहीं रहता है, स्ट्रिंग मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको इक्विलिब्रियम शो कर सकूं, क्योंकि अगर स्ट्रिंग नहीं रखूंगा तो ब्लॉक नीचे जाना शुरू कर जाएगा, फिर वहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं, सो इसीलिए मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ। तो नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन आपको पता करना है, तो ये इसका एफबीडी बनाना बहुत जरूरी है, अच्छे से आपको आना चाहिए एफबीडी बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट मास मान लेते हैं। तो सपोज ये हमारा पॉइंट मास है,
तो नीचे लगेगा देखो 5G, हमेशा ये नीचे की तरफ लगता है, तो ये हो गया 5G। तो इस तरफ का कंपोनेंट हो जाएगा, चलो छोड़ो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी थोड़ी सी आपकी मदद हो जाए उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अब बोलोगे खुद ही नहीं आता देखो मैं तो बना सकता हूँ, मुझे क्या है। देखो ये 5G हो गया, ये 5G cos थीटा हो गया, ये 5G sin थीटा हो गया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हो गया। तो इस तरीके से तो मैं बना सकता हूँ, बट आपको ये नहीं जमेगा, ठीक है। इसके लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस नीडेड, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी तब आपको वो आएगा। तो 5 kg था, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ। तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हो, इसी के अंदर FBD ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अब बताओ कैसे होगा। तो नीचे की तरफ हमेशा लगेगा mg, ये लगा mg। अब आप लोग जानते हो ये 30 डिग्री है, तो इस तरफ भी लगेगा mg sin 30, ठीक है। और इस तरफ लगेगा mg cos 30। ये सब कैसे लिखे जा रहे हो, क्योंकि जो ये 30 है ना, वही ये भी 30 है। ये एंगल जो आप देख रहे हो ना, ये एंगल भी 30 डिग्री ही है। आज से ये बात आप लोग याद रख लो कि जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। प्रूफ कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, इतना मानते हो, प्रूफ करके दिखा देता हूँ, क्यों टेंशन लेते हो, प्रूफ कर देंगे। तो ये हो गया 90। अब इधर कितना बचा, इधर बचा 90, ठीक है। ये 30 है तो ये 90 है, ये 30 है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये थीटा है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे कैसे, अरे भाई थीटा प्लस 90 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल है ना, इसलिए तो 180 डिग्री होगा। तो एक्स क्या है, एक्स हमारी ये वैल्यू है। तो देखते एक्स कितना आता है, 90 और थीटा को वहाँ भेजो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। 180 माइनस 90 हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब x की वैल्यू है 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल पूरा 90 है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, और हम लोग जानते हैं ये एंगल इन लीनियर पेयर है, मतलब 90 माइनस थीटा प्लस 90 को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस थीटा वहाँ जाएगा और ये 90 प्लस 90 देखो 180 हो गए, माइनस थीटा बराबर 180। तो 180 खत्म, सिर्फ बचा थीटा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा एंगल थीटा ही होगा। छोड़ो, मैथमेटिकली जाते तो यही दिक्कत होती है, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। देखो जो एंगल यहाँ पर होगा ना, वही एंगल यहाँ पर भी होगा। तो एंगल के साथ वाला cos थीटा, एंगल के बाजू वाला sin थीटा। तो यहाँ पे लगा mg sin 30, यहाँ पे लगा mg cos 30। इक्विलिब्रियम में है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे टेंशन होगी वो इसके बराबर होगी। तो टेंशन की वैल्यू होगी mg sin 30। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, वो तो बनाया ही नहीं। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगता है, मतलब वो ऐसा लगेगा। कुछ बहुत समझदार लोग नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाने लगते हैं, नहीं भाई वो परपेंडिकुलर थोड़ी ना हुआ, सरफेसेस यहाँ पे कांटेक्ट में है तो यहाँ से परपेंडिकुलर लगेगा वो। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी mg cos 30। अब वैल्यू भर के सॉल्व कर लेना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इतना तो कर लोगे ना। m की वैल्यू 5 रखना, g की वैल्यू 10 रखना, cos 30 √3/2 sin 30 1/2, ठीक है। कर लेना, जो आंसर आए कमेंट कर देना मन हो तो, वरना लिख लेना धीरे से। चलो आगे बढ़ते हैं और एक FBD और देता हूँ आपको बनाने के लिए, इस बार आप बनाना। चलिए, तो दो न्यूमेरिकल्स और आपकी स्क्रीन पर हैं, इन्हें भी सॉल्व कर लीजिए। ये पहला हो सकता है भारी जाए और दूसरा हो सकता है बहुत भारी जाए, मतलब भारी तो जाने वाले हैं दोनों। सॉल्व करो, FBD बनाना है और आपको इसमें दोनों टेंशन पता करना है, ये पहला धागा ये दूसरा धागा। एक बात आपको मैंने बताई थी पढ़ाते समय कि 1 टेंशन और 1 स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब एक स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही टेंशन होगी, हजारों टेंशन नहीं होती है। हजारों मतलब टेंशन तो रहेगी बट सारी टेंशन बराबर होंगी। तो इसमें जो टेंशन होगी सब बराबर होंगी, जहाँ पर भी हो, ये पॉइंट कोई भी पॉइंट लो, हर जगह बराबर होगी। यहाँ पे भी सारी टेंशन बराबर होंगी। तो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग मतलब 2 टेंशन, 3 स्ट्रिंग मतलब 3 टेंशन। तो यहाँ पे 2 टेंशन होंगी जिनकी वैल्यू आपको पता करनी है। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आपको पता करना है। अगर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, जैसे कभी कभी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसा ढकेलते हैं तो थोड़ा सा वो नीचे जाता है, थोड़ा सा वो आगे जाता है। तो समझ जाओ अब क्या बोल रहा हूँ मैं, मुश्किल है आपसे होना, बिकॉज अभी स्टार्ट कर रहे हो ना आप। देखो अगर हम बात करें इसमें, तो टेंशन एक ऐसी लग रही होगी T1 और एक टेंशन नीचे की तरफ लग रही होगी T1। मैंने बोला ना 1 स्ट्रिंग 1 टेंशन, एक धागा एक टेंशन, टेंशन बराबर होगा दोनों। क्यों, अरे भाई एक ही स्ट्रिंग तो है और स्ट्रिंग मासलेस है। अगर मास आ जाता है स्ट्रिंग पे तब हम लोग बोलते हैं हर जगह टेंशन अलग अलग होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आयरन बार पे लटकने का,
वहाँ पे अगर आप लटकोगे तो यहाँ टेंशन ज़्यादा होती है, पैरों में टेंशन लगभग ना के बराबर होती है। तो वैसे ही स्ट्रिंग मासलेस है, पर मतलब कहीं भी मास है ही नहीं, तो टेंशन हर जगह बराबर होगा। तो एक टेंशन नीचे की तरफ भी लगेगा। अब ये बात भी आपको फील करनी है। देखो M1 जो है ना, उसको ये टेंशन अपनी तरफ खींचेगा भी तो, ठीक है। ये टेंशन क्या कर रहा है, M2 को ऊपर खींच रहा है, और ये टेंशन क्या कर रहा है, M1 को नीचे खींच रहा है। तो दोनों फोर्सेज वहाँ पे लग रहे हैं, और साथ ही में एक ऊपर लगेगा T2। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो नीचे M2G भी लगेगा, और इधर पे नीचे लगेगा M1G। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो T1 कोई हिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब T1 जो है वो M2G को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से T1 जो है वो M2G के बराबर होगा। और T2 किसके बराबर होगा, T2 बराबर होगा, देखो इसका FBD, देखो इसका FBD जरूरी है। देखो M1G नीचे है, T1 भी नीचे है, और T2 ऊपर है। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होता है, बट नीचे तो दो फोर्स है। तो क्या हुआ, वेक्टर की तरह ऐड कर दो, पैरेलल है दोनों फोर्स, मतलब जोड़ दो सीधा सीधा। तो T2 बराबर हो जाएगा T1 प्लस M1G। T1 कितना है, T1 की वैल्यू है M2G, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी M2G प्लस M1G। यहाँ से चाहो तो G ले लो कॉमन, तो वैल्यू आ जाएगी G M1 प्लस M2। ठीक है, चाहो तो ऐसा FBD बनाओ, चाहो तो ऐसा बनाओ, बात एक ही है। यहाँ का देखो कैसा होगा, ये हमने M2 बना लिया पॉइंट मास का, तो नीचे लग रहा है M2G, ऊपर लग रहा है टेंशन, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। जरा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुतों से नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक फोर्स लगा दिया मैंने थीटा पे। तो ये देखो फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है। इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। ये थीटा के साथ वाला इधर होगा F cos थीटा, और नीचे की तरफ होगा F sin थीटा। ठीक है, इसका FBD बनाओ। ये हमारा 2 kg का ब्लॉक हो गया, नीचे लग रहा है F sin थीटा, और भी एक चीज़ लग रही है 2G। अरे mg का फोर्स भी तो नीचे लगेगा, वेट का फोर्स mg, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा F sin थीटा प्लस 2G के, या फिर mg बोल दो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना, थीटा की वैल्यू 30 रख लेना, ठीक है। और जो भी आंसर आए मुझे बता देना। F की वैल्यू 10, थीटा की 30, m है यहाँ पे 2, g की वैल्यू 10। ठीक है, चलो कर ही देता हूँ, छोड़ो। F है 10, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 20, 25 न्यूटन आ जाएगा आंसर। चलो, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे हलवा क्वेश्चंस थे। अब एक स्प्रिंग का क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं इक्विलिब्रियम पे ही, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा डीप में बात करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है, और यहाँ से अब की बार आप फोर्स लगा रहे हो। कभी कभी होता है ना कि दीवार पर ही आप फोर्स लगाते हो। ये हमारा बोर्ड है, और इसके ऊपर ये ब्लॉक सपोज रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर फोर्स लगाते हो ताकि ये रुका हुआ रहे। तो सपोज ऐसा ही कोई फोर्स आप यहाँ पर लगा रहे हो F, तो आप मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा। तो कई बार ऐसा FBD बना के उनके अंदर डाउट हो जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन नीचे ही लगेगा, बट नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट पे लगता है और परपेंडिकुलर लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जो F है वो N के बराबर होगा। ठीक है, छोटी सी बात मुझे बतानी थी। खैर, इसको फ्रिक्शन में दोहराएंगे हम, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो। चलो इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक 2-3 हम लोग स्प्रिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर एक IIT का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा खुश मत हो, 1982 का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे IIT में। देखो ये हो गया हमारा स्प्रिंग, बड़ा सुंदर बनाया है, और इसके ऊपर सपोज कोई मास m है, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। चलिए, तो पहले ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक JEE एडवांस का क्वेश्चन करा देता हूँ, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो नीचे क्या लगेगा, ये ब्लॉक का FBD है, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स होता है kx, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मतलब kx बराबर होगा mg के। तो x क्या होता है, एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, यही तो पता करना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी mg बाय k। अब वैल्यूज पुट कर लो। सपोज k है 10 न्यूटन पर मीटर, और m की वैल्यू है 2, और क्या बस ना, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10 डिवाइड बाई 10। तो x की वैल्यू आ गई 2 मीटर। तो 2 मीटर एक्सटेंशन यहाँ पे हो जाएगा। खैर k की वैल्यू मैंने ज़्यादा रख ली यहाँ पे, इसलिए 2 मीटर का एक्सटेंशन दिखा रहा है। 2 मीटर एक्सटेंड होना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। फिलहाल आप इस एक्सप्रेशन को ज़्यादा याद रखें तो बेटर होगा, क्योंकि आपको नंबर्स लिख के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है।
ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबर्स आपको दे दिए। बट ज़्यादातर एक्सप्रेशन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि एग्जाम में आप लोगों को एक्सप्रेशन याद रहे और तुरंत उसको लिख के आंसर पता कर लो, वरना फिर क्या है, डिराइव करना पड़ता है। अब ये तो छोटा था, बट जब हम लोग फ्रिक्शन में पढ़ेंगे और अभी आगे चल के और भी कई सारे एक्सप्रेशंस हम लोग पढ़ने वाले स्यूडो फोर्स में और भी जगहों पर, तो वहाँ पे क्या करना रहता है, आपको एक्सप्रेशन को याद रखना रहता है। याद नहीं रखोगे तो डिराइव करने में 2 से 3 मिनट निकल जाता है, हालांकि नीट में एक क्वेश्चन 1 मिनट ऐसा सिस्टम रहता है। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके छोड़ो, तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका है 2001 IIT से, ठीक है, 1982 में भी आया था। मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग आपको जो भी ये पढ़ाएगा ना ये चैप्टर, वो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर कराएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हो, इसका मतलब आज का लेक्चर सफल हुआ, ठीक है। और फिर अगला लेक्चर स्प्रिंग पर ही लेंगे हम लोग, इसीलिए आज मैंने स्प्रिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराए। तो कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे होंगे कि आप इतने सारे लेक्चर्स क्यों बना रहे हो। देखो, आज मैं चाहता तो स्प्रिंग फोर्स भी करा देता और ये चीज़ भी करा देता, मैं दोनों करा देता, आज पॉसिबल था, बट नहीं कराया बिकॉज वो ज़्यादा भारी हो जाता, ठीक है। अभी नीट के PYQs बचे हुए हैं, 2-3 PYQs हैं नीट के, तो उन्हें भी हम लोग करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे, टेंशन मत लो। देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये और एक स्ट्रिंग ये, बट दोनों स्ट्रिंग एक ही है, ठीक है। ये स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है। क्वेश्चन बोलता है फॉर द सिस्टम टू रिमेन इक्विलिब्रियम, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी। मतलब एंगल आपको पता करना है जिस एंगल पर सब कुछ रुका हुआ हो। एंगल पे कैसे डिपेंड करेगा, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे। देखो, अगर मैंने एंगल यहाँ पे बहुत ही कम कर दिया, एंगल को कम कर दिया, तो दोनों स्ट्रिंग पास आ जाएंगी। दोनों स्ट्रिंग अगर पास आ गई तो 2 mg के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, तो ये सीधा नीचे खींचने लगेगा। बट अगर स्ट्रिंग दूर दूर रहेंगी तो mg के अंदर एक टेंशन बनी रहेगी, तो ये खिंचाएगा नहीं, ठीक है। ये किसी को खींच नहीं पाएगा, बल्कि खुद ही आगे जाने लगेगा। तो इसीलिए थीटा की एक वैल्यू बताओ जहाँ पे ये आगे भी ना बढ़े, नीचे भी ना गिरे, ठीक है। अगर थीटा हमने ज़्यादा कर दिया तो इन दोनों को पावर मिल जाएगी, लोग खींच लेंगे। और अगर ऐसा रस्सी सिकोड़ दिया हमने, ऐसा कर दिया, तो 2 mg इसको नीचे खींचने लगेगा। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है। तो बीच वाली कंडीशन बताओ जहाँ पे सब नॉर्मल हो। अच्छा, बीच वाली कंडीशन मतलब 90 का आधा 45, यही है आंसर। हाँ यही है, बट मैथमेटिकली करो। देखो, ये लगेगा mg, ऊपर लगेगी टेंशन, यहाँ पर लगेगी टेंशन। टेंशन के होंगे 2 कंपोनेंट, इस तरफ टेंशन t cos थीटा, इधर भी लगेगी टेंशन, इधर का भी ये कंपोनेंट एक और होगा, तो एक और t cos थीटा, इधर भी लगेगा mg और इधर भी होगी टेंशन। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं t की वैल्यू है mg और यहाँ पे 2 t cos थीटा है, मतलब 2t cos थीटा की वैल्यू है नीचे की तरफ, इधर लगेगा √2 mg, तो इधर है √2 mg। अब यहाँ पे कुछ लोग लटक जाते थे। अच्छा, आप बताओ इसके आगे मैं क्या करूँ, आप बताओ मुझे इसके आगे मैं क्या करूँ। हाँ, t की वैल्यू जो mg है वो यहाँ पुट कर दो, तो 2 mg cos थीटा बराबर √2 mg, ठीक है। तो mg देखो कैंसिल हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई √2/2। अब कुछ लोग फंस गए, मतलब नीट वाले तो फंस गए होंगे कि यार √2/2 तो हमने देखा ही नहीं है cos थीटा में। रेशनलाइज नाम की चीज़ पढ़ी थी 9th में, 10th में पढ़ी, 9th में नहीं पढ़ी, चलो छोड़ो। 3rd चैप्टर आपने ध्यान से नहीं देखा, 3rd चैप्टर मान लिया। ऊपर नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा 2√2 कैंसिल, आया 1/√2 और 1/√2 कब होता है, जब थीटा होता है 45। तो आंसर हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका लॉजिक सही था, सॉरी आपका आंसर सही था, बट लॉजिक सही नहीं था। चलो देखो, इस तरीके से हम इसको करेंगे। आप कुछ नीट के PYQs देख लेते हैं, बस 1-2 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो मेरे पास 2 क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ एक ही क्वेश्चन कराऊँ या दोनों क्वेश्चन कराऊँ। दूसरा क्वेश्चन स्प्रिंग पर है, ठीक है, तो जाने देता हूँ, उसको मैं अगले लेक्चर में आपके लिए कराऊंगा। ये क्वेश्चन नीट से आया हुआ है, मैं डेट लिखना भूल गया, बट AIPMT का सवाल है, ये एकदम बवाल है, ठीक है। बहुत इजी है यार, क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन में बोल रहा है टू हैव द रिजल्टेंट ओनली इन y डायरेक्शन, मतलब रिजल्टेंट सिर्फ इस डायरेक्शन में होना चाहिए। इसको दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट x डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। बस क्वेश्चन पकड़ लिया आपने, रिजल्टेंट सिर्फ y डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब रिजल्टेंट x डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। इसके लिए कितना फोर्स जरूरी है, ठीक है, मतलब कितना फोर्स हम x डायरेक्शन में लगा दें आजू या बाजू की तरफ कि सब कैंसिल हो जाए। समझो, इस बात को समझो, थोड़ा सा आपको हार्ड जा रहा होगा। देखो ऊपर की तरफ कौन कौन सी फोर्स लगेगी, ये 60 है तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन ना, तो 1 न्यूटन cos 60 और इधर हो जाएगा 1 न्यूटन sin 60,
फिर देखो ये 30 है तो इस तरफ हो जाएगा 4 न्यूटन cos 30, न्यूटन हटा देते हो वरना बोलोगे n क्या लिखा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन की केयर करनी है। तो वहाँ देखो cos 60, अच्छा ये 2n भी है ना, तो 2n का हम लोगों को पहले एंगल पता करना होगा। तो आपकी मैथ्स यहाँ पे थोड़ी खतरनाक होनी चाहिए। देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो ये 2n इधर लग जाएगा, 2n cos 30, बट इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये y डायरेक्शन में है, हमें x डायरेक्शन में कैंसिल करना है। ठीक है, इस तरफ देखो कितना हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 2 sin 30। तो उधर टोटल आ रहा है cos 60 प्लस 2 sin 30 और इस तरफ आ रहा है 4 sin 30। ठीक है, cos 60 होता है 1/2, sin 30 होता है 1/2, sin 30 होता है 1/2। तो ये देखो 2 और 2 कैंसिल, 1/2 हो जाएगा 0.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे थे, इसको अलग अलग करना था इवेंचुअली। पहले आपको इसकी वैल्यू पता करनी थी, फिर इसकी वैल्यू पता करनी थी। चलेगा, ये एक तरफ 1.5 लग रहा है, एक तरफ 2 लग रहा है, तो क्या बताओ दोनों फोर्सेस कैंसिल होंगे? आप बताओ सोच के, एक तरफ 2 लग रहा है, एक तरफ 1.5 लग रहा है, तो क्या दोनों फोर्सेस कैंसिल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि एंटी पैरेलल है। वेक्टर जब एंटी पैरेलल होता है तब भी वो 0 होता है, जब दोनों तरफ फोर्स बराबर हो। जैसे आपको अगर मैं याद दिलाऊं, ये ब्लॉक था, इस तरफ 10 न्यूटन लगता था और इस तरफ भी 10 न्यूटन लगता था, तब जाके वहाँ पे नेट फोर्स 0 होता था। बट एक तरफ 2 लग रहा है, एक तरफ 1.5 लग रहा है, मतलब यहाँ पे अगर मैं 0.5 जोड़ दूँ तब बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फोर्स की ज़रूरत मुझे है। एडिशनल फोर्स पूछा था, तो इतना फोर्स अगर मैं लगा दूंगा उस डायरेक्शन में तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मुझे कराना चाहिए था, बट उस समय आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाता, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको आज कराया। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने? ये आपको थोड़ा सा हो सकता है खतरनाक गया हो। देखो ये 60 है तो ये हो जाएगा cos 60, ये हो जाएगा sin 60, ये है 34, ठीक है, 4 न्यूटन और 30 एंगल, तो इधर हो जाएगा 4 sin 30, उधर हो जाएगा 4 cos 30। उसकी सोचो ही मत। आपको क्या बोला है, सिर्फ y डायरेक्शन में रिजल्टेंट चाहिए, मतलब आपको सिर्फ x डायरेक्शन में 0 करना है कैसे भी। ठीक है, तो सिर्फ x का सोचो। ये 30 बनाया हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अगर ये 2 है तो इधर हो जाएगा 2 sin 30, इधर की सोचो ही मत, गैप करो। ठीक है, तो अब हमने देखा कि x में एक तरफ इतना है और एक तरफ इतना है, तो क्या देखते हैं दोनों बराबर है? अगर दोनों बराबर है तो हमें ज़रूरत नहीं है फोर्स देने की। एक ऑप्शन रहना चाहिए था यहाँ पे कि फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा तो दोनों बराबर नहीं आया, 0.5 का गैप आ रहा था, तो 0.5 आप ऐड कर दोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप अगर थीटा वगैरह में गलती कर देते तो आपका आंसर तुरंत √3/4 √3 ये सब आ जाता, या 1.5 ये सब आ जाता, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान से करने रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से किया करो। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स, और साथ ही में स्प्रिंग बैलेंस वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इन सभी को रिवाइज करके रखना। ये हो सकता है चैप्टर आपको थोड़ा सा भारी जाए, बार बार बोल रहा हूँ, बट हाँ चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और एक बार समझ में आ गया तो इसे सॉल्व करने में बहुत मज़ा भी आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।